एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम कैम्स के बारे में बात करेंगे। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, फाइनेंशियल वैल्यूएशंस की बात करेंगे, प्लस ये लोग जो दूसरे बिजनेसेस में एंटर हुए हैं हम उसकी बात करेंगे। उन बिजनेसेस में कितना पोटेंशियल है, क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है। हालांकि वहाँ से अभी इतना बिजनेस रादर रेवेन्यू नहीं आता है, लेकिन फ्यूचर में वहाँ से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैम्स का अगर बिजनेस मॉडल की मैं बात करूँ तो कैम्स एक आरटीए है, दैट इज़ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। सो सिंपल भाषा में पूरा बैक ऑफिस का काम जो होता है एएमसीज़ का, वो कैम्स संभालता है। अब सिर्फ यहाँ पर बैक ऑफिस का काम नहीं होता है, बट आपको समझाने के लिए एक तरह से मैंने बताया। लेकिन अब आप देख रहे हो कि इन्वेस्टर्स का जो म्यूचुअल फंड में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है, राइट। सो जो फंड हाउस है उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि आपका जो इन्वेस्टर का ट्रैक रिकॉर्ड रखना या रिडम्पशन करना, परचेज करना, या जो इन्वेस्टर्स जो स्विच करते हैं एक स्कीम से दूसरी स्कीम, तो ये सारा जो काम होता है ये एएमसीज़ जो है, फंड हाउस जो है, ये आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि उनको अपना ध्यान अपने फंड्स की तरफ लगाना है, ना कि ये पूरा बैक ऑफिस का काम या रिडम्पशन का प्रोसेस देखो, झंझट देखो, या स्विचिंग का झंझट देखो, या परचेज का ये सब, या बेसिकली इन्वेस्टर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, ये काम वो पूरा आउटसोर्स करते हैं। एंड कैम्स यही इनका काम करता है। एंड ये जो आरटीएज़ है, दैट इज़ कैम्स, इनके पास ना खूब डेटा होता है। तो बहुत इन्वेस्टर्स का इनके पास बहुत डेटा होता है, क्योंकि पूरा बैक ऑफिस का काम इन्होंने ही संभालना है। सो ऐसे केस में क्योंकि इनके पास डेटा है, ये लोग ट्रैक करते हैं इन्वेस्टर्स को, एंड उसके हिसाब से दे एक्चुअली असिस्ट एएमसीज़ टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सिर्फ बैक ऑफिस का काम संभालना आप इसको मत समझिए कि क्या है, सिर्फ बैक ऑफिस का ही तो काम संभाल रहे, लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स को या एएमसीज़ को बहुत मदद करते हैं। जैसे मैंने कहा, कैम्स लीडर है एमएफ के आरटी इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर है। एंड कैम्स करंटली 17 म्यूचुअल फंड्स को केटर करता है, इंक्लूडिंग 4 ऑफ द 5 लार्जेस्ट एमएफ्स एज वेल एज 10 ऑफ द 15 लार्जेस्ट एमएफ्स बेस्ड ऑन एयूएम। अब अगर मैं इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करूँ कि ये लोग कैसे पैसे कमाते हैं, तो इनके रेवेन्यू में 2 कंपोनेंट्स हैं। जब एमएफ रेवेन्यू की बात आती है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक म्यूचुअल फंड से बिजनेस आता है इनका, और एक नॉन म्यूचुअल फंड जो अदर बिजनेसेस है, हम उनकी बाद में बात करेंगे। सो जो म्यूचुअल फंड, जैसे मेजॉरिटी बिजनेस इनका म्यूचुअल फंड से रेवेन्यू आता है, सो दैट इज़ एसेट बेस्ड रेवेन्यू एंड नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू। सो एसेट बेस्ड रेवेन्यू इज़ व्हाट, कि जो इनका एवरेज एयूएम होता है उस पर ये लोग एक स्पेसिफिक परसेंटेज चार्ज करते हैं। जो भी परसेंटेज रेट है दैट इज़ डिसाइडेड विद इंडिविजुअल कस्टमर्स जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। सो जितना भी इनके पास एयूएम है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज ये लोग चार्ज करते हैं, दैट इज़ एमएफ रेवेन्यू। एंड डिपेंडिंग ऑन द एसेट क्लास, whether that is equity, debt, liquid or others, and the rates that are defined in the contract, and ये लोग चार्ज करते हैं एंड इन्वॉइस करते हैं ऑन द मंथली बेसिस बेस्ड ऑन एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। सो ये इनका मेजॉरिटी पार्ट एमएफ रेवेन्यू का है। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज़ नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू। उनके कुछ 4-5 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट है दैट इज़ ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू, जो ये लोग पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस के लिए बिल करते हैं, जो इनके फ्रंट ऑफिस के थ्रू होता है। एंड इनके कुछ दूसरे एडजेसेंट सर्विसेज भी है, जैसे कॉल सेंटर कस्टमर्स के लिए, तो उधर वो लोग बिल करते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी में मोड्स क्या है, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, या एक यूनिक चीज़ जो कॉम्पिटिटर्स को दूर रखती है। एक्चुअली ये इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, आरटीए यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं, एक कैम्स और एक केफिन, राइट। सो यहाँ पर क्योंकि कैम्स के पास 70% मार्केट शेयर है एंड इंडस्ट्री में ही 2 प्लेयर्स हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ही, क्योंकि कोई नया प्लेयर क्यों एंटर नहीं हो रहा है यहाँ, या नए प्लेयर के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं, जिसके वजह से इस इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो पूरा मार्केट लेके बैठे हैं, और उसमें से भी कैम्स के पास 70% मार्केट शेयर है। यहाँ पर सबसे बिगेस्ट मोट यही है कि यहाँ पर जो स्विचिंग कॉस्ट है ना कस्टमर्स के लिए, वो हाई है। मतलब इनके कस्टमर्स कौन, एएमसीज़। सो एएमसीज़ के लिए स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई होगा, दैट इज़ कैम्स को छोड़ के कहीं और अपना काम आउटसोर्स करना, ये एएमसीज़ के लिए बहुत दिक्कत वाला काम होगा। क्यों? यहाँ पर जो एंटायर प्लेटफॉर्म है
जिस पर काम होता है, दैट इज़ द कोर ERP काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म हो गया आपका, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन प्लेटफॉर्म्स हो गए, या API, वेब सर्विसेज, या एंटायर जो आपका CRM प्लेटफॉर्म है, ये सब कुछ RTA से सप्लाई होता है, दैट इज़ रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र एजेंट। यहाँ आपका जो बैंक्स हो गए, एक्सचेंजेस हो गए, डिपॉजिटरीज हो गए, पेमेंट एग्रीगेटर्स, फंड अकाउंटेंट, ये सब कुछ RTA द्वारा बिल्ड होता है। एंड क्लाइंट आता है एंड जस्ट प्लग्स इनटू इट। फिर खूब सारा सभी कंप्लायंस करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, या जो ऑपरेशनल डे टू डे काम होते हैं, ऑल दिस इज़ डन बाय द RTA। सो एक्चुअली इफ somebody wants to move away from one RTA to another, ये सब कुछ आपको रैप अप करना पड़ेगा एंड फिर से आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करो, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेस डिज़ाइन, सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। एंड एक्चुअली देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही झंझट वाला काम हो गया। फिर आपकी ऑलरेडी RTA के साथ काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप बन चुकी थी, अगेन आपको न्यू रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, डेटा लॉस यहाँ पे बहुत हो जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सो इसमें कोई भी AMCs पढ़ना नहीं चाहती। सो ऐसे केस में अनलेस एंड अनटिल कि कैम्स कोई बड़ा ही फ्रॉड कर ले, अगर AMCs इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली द सिंगल लार्जेस्ट मोट जो इस इंडस्ट्री में है, एंड इसी वजह से यहाँ पर देखोगे कि कोई दूसरा नया प्लेयर आ ही नहीं रहा। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है या टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, या जैसे मैंने आपके लिए एनालिसिस किया है स्टेप बाय स्टेप वो कैसे किया जाता है, ये सब अगर आपको सीखना है तो फिनग्रेड एकेडमी एक्चुअली ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस पे। इवन इनके बहुत सारे वेबिनार्स भी ये लोग कंडक्ट करते हैं। तो आप, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन पे मैंने फिनग्रेड एकेडमी की कोर्स की लिंक डाल दी है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान ये देनी है कि कैम्स का, जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी बिजनेस इनका MF के थ्रू आता है। ओके, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जैसा परफॉर्म करेगी, कैम्स वैसा ही परफॉर्म करेगा। सो आप अगर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का CAGR देखोगे, ऑलमोस्ट 16% CAGR था AUM में, दैट इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट ओवर FY17 to 22। एंड लेकिन अगर आप पेनिट्रेशन देखोगे MFs का इंडिया में, दैट इज़ वेरी लो एट 16% इन FY21। अगर यही आप वर्ल्ड एवरेज से कंपेयर करोगे, दैट इज़ 63%। तो यहाँ पर MF पेनिट्रेशन अभी भी इंडिया में बहुत कम है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे MF पेनिट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे AUM बढ़ेगा, वैसे वैसे कैम्स को फ़ायदा होगा। एंड MF इंडस्ट्री देखोगे तो that is expected to grow at 15% CAGR in the medium term। अब क्यों? क्योंकि AMCs की रीच बढ़ रही है इन लोअर टाउन्स थ्रू डिजिटाइजेशन, एंड यहाँ पे आजकल लोग म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर इन्वेस्टर फ्रेंडली रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से भी MF इंडस्ट्री ग्रो होना एक्सपेक्टेड है। सो 88% ऑफ कैम्स रेवेन्यू इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन AMCs, ऑफ विच 76% आर लिंक टू AUM। सो यहाँ पर सिंपल मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे AUM जैसे बिहेव करेगा वैसे वैसे कैम्स का रेवेन्यू भी बिहेव करेगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जैसे जैसे AUM बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये लोग जो फीस चार्ज करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ AUM, जिसकी हमने इनके जो रेवेन्यू मॉडल पे हमने बात की थी, वो परसेंटेज कम होते जाएगा। यस, तो ये इंडस्ट्री ही ऐसे काम करती है। अब ऐसे केस में क्या होता है ना, पहली चीज़ ये, तो अलग अलग स्कीम्स होते हैं, इक्विटी स्कीम्स हो गई, आपकी डेट स्कीम्स हो गई, हाइब्रिड स्कीम्स हो गई। सो इक्विटी स्कीम्स में यील्ड ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इनका जैसे जैसे AUM बढ़ेगा और इनकी फ़ीस एज अ परसेंटेज ऑफ AUM कम होती जाएगी, तो यील्ड्स एक्चुअली स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। एंड इसके वजह से इनके जो यील्ड्स हैं, मुझे लगता है कि ये स्टेबल रहेंगे। क्यों? एक तो आपका इक्विटी मिक्स बढ़ेगा, क्योंकि इक्विटी मिक्स में यील्ड ज़्यादा होती है, इसके वजह से आपका जब भी इक्विटी मिक्स बढ़ेगा आपके यील्ड्स बढ़ेंगे। लेकिन दिस इंक्रीजिंग यील्ड्स विल एक्चुअली बी ऑफसेट बाय ग्रोथ इन AUM। एक तरफ से आपका इक्विटी मिक्स तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका AUM भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो परसेंटेज है
फीस का परसेंटेज वो कम हो जाएगा। सो ऐसे केस में आपके जो यील्ड्स हैं वो स्टेबल रहेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखोगे वो एक्सपैंड हो रही है विथ एंट्री ऑफ एडिशनल प्लेयर्स। सो कैम्स जो है काफ़ी ट्राई कर रहा है टू ऑनबोर्ड दिस न्यू AMCs। सो इन लोग ने जो ज़ीरोधा है उसको एज अ क्लाइंट ऑनबोर्ड किया है। सो ज़ीरोधा इज़ कमिंग इनटू MF। अब हम इनके कुछ दूसरे बिजनेसेस की बात करते हैं, दैट इज़ नॉन MF बिजनेस जो इनका है, जो मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ से ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। अभी ये इतना रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बट फ्यूचर में काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो पहला है अकाउंट एग्रीगेटर। अब RBI ने इंट्रोड्यूस किया था अकाउंट एग्रीगेटर इन 2021 टू मेक फाइनेंशियल डेटा ईजीली एक्सेसिबल वाया डेटा इंटरमीडियरीज, मतलब अकाउंट एग्रीगेटर। सो कैम्स यहाँ पे एज एन अकाउंट एग्रीगेटर प्ले करेगा। सो ये जो इंटरमीडियरीज हैं, दैट इज़ अकाउंट एग्रीगेटर्स, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे टू कलेक्ट यूजर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल एंटिटीज़। तो यहाँ पर एक तो आपके FIPs होंगे, दैट इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और एक FIUs होंगे, दैट इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स, जो उस डेटा का यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन यूजर्स कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है जिसको लोन अप्लाई करना है। सो यहाँ पर जो लेंडिंग बैंक है उसके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि उसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी उस इंडिविजुअल की। तो यहाँ पर जो लेंडिंग बैंक है वो FIU हो गई, दैट इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करेगी, जो कहाँ पे रहेंगे, विच आर एक्चुअली सेव्ड एट यूज़र्स बैंक साइड, दैट इज़ FIP, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो ये डेटा क्यों यूज़ करना है लेंडिंग बैंक को? टू चेक हिज और हर क्रेडिट वर्दीनेस। तो यहाँ पर ये अकाउंट एग्रीगेटर का काम होगा FIUs एंड FIPs को मिलाने का। सो यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिविजुअल है वो सारे एसेट्स सेपरेटली मैनेज करता है, स्टोर अलग करेगा, पासवर्ड सबके अलग होंगे, एंड देन पूरा कंसोलिडेशन वो खुद करता है। तो यहाँ पर एक सिंगल व्यू नहीं है, अकाउंट एग्रीगेटर के आने से यहाँ पर एक सिंगल व्यू हो जाएगा। तो सिंपली जो इंडिविजुअल है वो कंसेंट देगा और उसकी सारी जो डिटेल्स हैं सब कुछ एक जगह पे आएगी, ये एक जगह पे अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू आएगी। सो टेक्निकली जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है वहाँ से अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र तक वो इंडिविजुअल का पूरा डेटा जाएगा ताकि उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक हो। एट प्रेजेंट 6 अकाउंट एग्रीगेटर्स है विथ ऑपरेटिंग लाइसेंस, एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट 9 बैंक्स हैव ऑलरेडी गॉन लाइव, that is HDFC, IDFC, Axis, ICICI and और भी। एंड जो कैम्स फिनसर्व है, एक्चुअली कैम्स का अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म कैम्स फिनसर्व है, दिस इज़ करंटली रैंक 3rd इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर अगर रेवेन्यू जनरेशन की मैं बात करूँ सो FY23 से यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन हो जाना चाहिए। अकाउंट एग्रीगेटर में अगर आप देखोगे एक TSP भी प्लेटफॉर्म होता है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, एंड यहाँ पर जो TSP है यहाँ पर एक्चुअली इज़ द रियल मोट। नेक्स्ट इनका बिजनेस है CRA, दैट इज़ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। अब यहाँ पे आपने नेशनल पेंशन स्कीम सुना होगा, राइट? सो यहाँ पे कैम्स का क्या काम होगा? सो जो सब्सक्राइबर्स का रजिस्ट्रेशन होगा या इशुएंस ऑफ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये कैम्स प्रोवाइड करेगा, या जो मेंटेनेंस ऑफ सब्सक्राइबर्स रिकॉर्ड प्रेफरेंसेस, देन अपडेटिंग सब्सक्राइबर्स रिकॉर्ड प्रेफरेंसेस, या प्रोवाइडिंग कॉल सेंटर फैसिलिटीज़ टू सब्सक्राइबर्स, या जो आपके सब्सक्राइबर्स के ग्रीवियंसेस होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं, उसको मैनेज करना, या एग्जिट या विड्रॉवल रिक्वेस्ट सब्सक्राइबर्स की प्रोसेस करना। सो यहाँ पे जैसे म्यूचुअल फंड के लिए AMCs के लिए जैसे कैम्स काम कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर NPS के लिए भी कैम्स काम करेगा। सो इंडियन NPS इंडस्ट्री अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 33% की यहाँ पे CAGR ग्रोथ रही है FY17 to 22, एंड यहाँ पर आगे 22 to 27, दैट इज़ FY22 to 27, क्रिसिल का रिसर्च एक्सपेक्ट करता है कि ऑलमोस्ट 18 to 19% CAGR ग्रोथ होगी NPS के AUM में। यहाँ पे जो CRA है, जो कैम्स एज अ CRA काम करेगा, दैट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ NPS इंडस्ट्री, एंड इनका रेवेन्यू कैसे आएगा? एनुअल मेंटेनेंस फीस हो गई, ट्रांजैक्शन बेस्ड फीस हो गई, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हो गए।
सो नेक्स्ट इनका बिजनेस है कैम्स पे। सो कैम्स पे एक हाईली ऑटोमेटेड ECS या NACH प्लेटफॉर्म है। सो NACH इज़ एक्चुअली बिहाइंड मोस्ट ऑफ योर ऑटोमेटिक पेमेंट्स, जो आपके होम लोन EMI हो गया या SIP इन्वेस्टमेंट्स हो गया। सो ये कंपनीज एंड कस्टमर्स का टाइम सेव करती है और पेमेंट्स को ऑटोमेट करती है। सो यहाँ पे अगर आप कैम्स पे देखोगे, सो हर SIP ट्रांजैक्शन के लिए ये चार्ज करता है। EMI डेबिट जो होते हैं फॉर NBFCs एंड जो प्रीमियम डेबिट होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, वहाँ से इनको पैसा मिलता है। एंड रिसेंटली इन्होंने UPI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग भी लिंक किया है। सो प्रेजेंट अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है इनका सिर्फ 3% ही कंट्रीब्यूट करता है एंड इनके मार्जिन भी काफ़ी हेल्दी है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर डिजिटल पेमेंट मार्केट की अगर इंडिया की मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो ह्यूज हेडरूम फॉर रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम दिस सेगमेंट। इनका नेक्स्ट बिजनेस है AIF एंड PMS इंडस्ट्री। सो यहाँ से भी बहुत अच्छी ग्रोथ, एक्चुअली कैम्स को AIF से काफ़ी अच्छी ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, बट अगेन ओवरऑल रेवेन्यू का ये बहुत छोटा सा पार्ट है। सो AIFs अगर आप देखोगे, दैट इज़ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सो दे हैव गेन्ड सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जनरेट कर पाए हायर रिटर्न्स फॉर HNIs हो गए बाय इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट एंड जो आपके वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए एंड फॉर फंडिंग स्टार्टअप्स। सो एट प्रेजेंट देर आर मोर देन 828 AIFs एंड यहाँ पर AIF इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 27 to 29% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है FY22 से FY27 तक। एंड जो आपका PMS इंडस्ट्री है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है विद एन 18% अगर मैं AUM CAGR की बात करूँ तो। सो जो अब यहाँ पर कैम्स का क्या काम, तो RTAs जो है दे विल प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज जो ये लोग अपने MFs जो AMCs हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। इनका नेक्स्ट बिजनेस है KRA, दैट इज़ KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी। सो यू नो द प्राइमरी रोल ऑफ KRA का क्या काम होता है कि आपका जो KYC रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करना सेंट्रली ऑन बिहाफ ऑफ अदर कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज। सो यहाँ पे KRAs अगर आप देखोगे दे आर SEBI रजिस्टर्ड। सो एट प्रेजेंट देर आर 5 SEBI रजिस्टर्ड KRAs इन इंडिया, जिसमें से CAMS इज़ वन ऑफ देम। एंड यहाँ पे CAMS हैज़ ऑल्सो रिसीव आधार बेस्ड KYC लाइसेंस। तो इन्होंने eKYC प्लेटफॉर्म शुरू किया है टू प्रोवाइड दी ऑन गो KYC सबमिशन बाया आधार, OTP एंड बायोमेट्रिक्स। इनके और भी कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, एक्चुअली इतना यहाँ से बिल्कुल ही रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन आगे जो है काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे इनका एक MF सेंट्रल हो गया, तो MF सेंट्रल एक्चुअली CAMS और KFin टेक्नोलॉजीज़ ने दोनों ने मिलके लॉन्च किया है। सो कस्टमर फॉर एनहांसिंग द कस्टमर सर्विसेज इन द MF इंडस्ट्री। एंड आपका CAMS सर्व हो गया, देन आपका CAMS वेल सर्व हो गया, माई CAMS, गो कॉर्प। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, सो मार्च 2018 में जो 659 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, वो ऑलमोस्ट 22 में 910 करोड़ का रेवेन्यू बना। अगर आप इनके ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो 40 to 45% के आसपास इनके होते हैं। सो बुरे टाइम में ऑलमोस्ट 40% के आसपास होते हैं एंड अच्छे टाइम में 45% के आसपास होते हैं। सो अगर मैं FY22 से 25 की बात करूं, सो मेरे हिसाब से यहाँ पर 15% CAGR का रेवेन्यू यहाँ पे होना चाहिए। एंड अगर मैं इनके रिस्क की बात करूं, सो वैल्यूएशन से बात करने से पहले अगर मैं रिस्क की बात करूं, यहाँ पे अनफेवरेबल मोमेंट होता है इक्विटी मार्केट में विच कैन एक्चुअली इम्पैक्ट AUM मिक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की थी जो इक्विटी सेगमेंट है वहाँ पे यील्ड ज़्यादा होते हैं। सो इक्विटी मार्केट में अगर कुछ इम्पैक्ट होता है विच कैन एक्चुअली अफेक्ट देयर यील्ड्स एंड इसके वजह से इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट होगा। अगर AUM ग्रोथ स्लोअर होती है, अगेन इनका क्योंकि बल्क ऑफ रेवेन्यू जो है वो AUM लिंक्ड रेवेन्यू है, सो यहाँ पर इनको दिक्कत हो सकती है। सो अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ, सो वैल्यूएशन मुझे विल टेक सिनेरियोज यहाँ पे। अगर मैं बेस केस देखूँ, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 15% के आसपास इनका रेवेन्यू ग्रोथ हो जाए एंड उसके हिसाब से अगर आप देखोगे 89 रुपीज़ का EPS बनता है। सो फ़िलहाल अगर मैं इस प्राइस की बात करूं जो करंट वैल्यूएशन चल रहा है, मेरे हिसाब से इट इज़ ओकेश वैल्यूएशन एंड यहाँ पे अपसाइड येस एक्सपेक्टेड है। बट अगेन आपको ये भी ध्यान देना है कि दिस स्टॉक इज़ फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म एंड इट कैन बी अ प्रॉक्सी प्ले टू द AMCs, राइट।
कि अगर आपको डायरेक्टली AMCs में इन्वेस्ट नहीं करना है तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉक्सी प्ले बन जाता है, क्योंकि इनके जो दूसरे बिजनेसेस हैं ना उसको स्केल अप होने में बहुत टाइम लगेगा, राइट। सो शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पे करेक्शंस काफ़ी हो सकते हैं, बट येस करंट प्राइस पे मुझे ये ठीक लगता है फॉर लॉन्ग टर्म। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।